सभी के लिए कृतज्ञता, क्योंकि 3 महीने में मेरी जो भी गति बन पाई है, अगर सभी का सहयोग नहीं मिलता, अच्छे या बुरे जो भी चीजें हैं मुझे बताइए, अगर नहीं बताते तो शायद नहीं बन पाती वो गति। तो आप सभी के लिए कृतज्ञता। और मैंने नाम और रोल लिख दिया है। मेरा जो टॉपिक है वो अस्तित्व सह अस्तित्व है, जो कि पहले ही काफी बार रिपीट हो चुका है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि अब हम 92 डेज के बाद अपने परिवार से और बच्चों से रूबरू होंगे, तो मैं इसको बच्चों तक या परिवार तक हम इसको किस तरह से कनेक्ट करके उन तक लेके जाएं, उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करके इसको ले जाऊंगा। यहाँ पे अस्तित्व सह अस्तित्व है, क्योंकि पूरी प्रकृति में अस्तित्व सह अस्तित्व है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैंने इससे इन तीनों चीजों को कनेक्ट किया है, और इसमें अगर आगे हम परिचय में देखते हैं तो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। ये हम बार बार बुक में पढ़ा है हमने हर जगह पे। व्यापक हमेशा एक जैसा बना रहता है, प्रकृति में परिवर्तन और परिमार्जन होता है, क्योंकि व्यापक हमेशा एक जैसा है, सदा सदा है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन और परिमार्जन होता है। सह अस्तित्व का न्यूनतम विकसित स्वरूप पदार्थावस्था है, क्योंकि पदार्थावस्था से ही प्रकटन प्रारंभ होता है, और अधिकतम विकसित स्वरूप ज्ञानावस्था है, और ज्ञानावस्था का जागृत मानव, जिसे हम दिव्य मानव भी कहते हैं। सह अस्तित्व प्रकटन क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, और यहाँ पे मैंने फिफ्थ लिया है जागृति पूर्णता। ये जागृति पूर्णता किसमें होगी? जो दिव्य मानव होगा उसे हम जागृति पूर्ण मानव भी कह सकते हैं। अब अगर इस चीज को हम ऐसे ही अपनी क्लास में या बच्चों के सामने रखेंगे तो उनके लिए पहाड़ जैसे शब्द होंगे, और वो बच्चे बिल्कुल ऊपर से जाएगा, और जैसे हम पढ़ते थे तो अपने टीचर्स को हम नाम देते थे बोरिंग, इंटरेस्टिंग, ये सब, तो हमारे लिए भी वही होगा। लेकिन हमें बच्चों को अगर ले जाना है तो उसके लिए हमें, अगर हम पद चक्र की बात करें जो मैंने यहाँ में बनाया हुआ है, पदार्थावस्था, पहला पद चक्र है प्राण पद चक्र। प्राण पद चक्र से जब हम पहला प्रकटन पदार्थावस्था का हुआ, उसमें विकास हुआ, विकास के अनुकूल परिस्थितियों में प्राणावस्था आई। अब अगर हमें बच्चों को या परिवार में किसी को जिसने कभी भी जीवन विद्या नहीं किया है, और अगर तो उसको कनेक्ट करेंगे तो हम पदार्थावस्था से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को नॉर्मली ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ अवस्था के बारे में उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ से कनेक्ट करने के बाद पदार्थ अवस्था में आएंगे तो इस तरह का विजुअलाइजेशन बच्चों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हम उनको बता सकते हैं कि यहाँ मकान बना हुआ है, इसमें धातु भी सरिये धातु है, मिट्टी लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। इस तरह से हम बच्चों को पदार्थावस्था से जोड़ेंगे। जब पदार्थावस्था से हम बच्चों को जोड़ेंगे और इसमें हम बच्चों को स्पेशली बताएंगे रचना और विरचना के बारे में, तो बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि इसमें हम दोनों चीज बता सकते हैं कि इस मकान का निर्माण हुआ, मतलब पहले बच्चे को हमें मोटा मोटा समझाना होगा, ईंट पत्थर से इसकी रचना हुई, और यहाँ पे हम विरचना को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा उस चीज को कनेक्ट कर पाएगा। और हम जब बताएंगे जब पदार्थावस्था में अनुकूल परिस्थितियां हुई तो किसका डेवलप, दूसरी जो अवस्था है हमारी प्राणावस्था आ रही है। प्राणावस्था में जब हम बच्चे को ये दिखाएंगे तो यहाँ पे बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक 4th क्लास का बच्चा भी जानता है श्वसन क्या चीज, क्योंकि हम खुद भी ले रहे हैं श्वसन, और आजकल ईवीएस बच्चों की आई जाती है। तो यहाँ से हम बच्चे को प्राणावस्था से कनेक्ट करेंगे। हम उसको प्राणावस्था में बताएंगे कि प्राणावस्था में पेड़ पौधे आ रहे हैं, और उसको हम बच्चे को कनेक्ट करना हो या परिवार को, तो हरित लवक से भी हम थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके उसकी जो पहले की मेमोरी है उससे कनेक्ट करके उसको लेके आएंगे। और यहाँ पे हम उसको एक चीज जरूर बताएंगे, सारक मारक। अब बच्चे के लिए दोनों वर्ड थोड़े से अलग होंगे, सारक क्या है और मारक क्या है। तो हमें बताना होगा बच्चे को सारक क्या है। सारक जो पोषक हो हमारे लिए, जो हमारे पोषित करता हो, और मारक जो शोषक हो। लेकिन ये बच्चे को साथ में बताना होगा कि कई जो मारक है वो कई प्रयोजनों में हमारे लिए सारक भी होता है। दवाई के फॉर्म में अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, प्रयोजनशीलता वहां पे उसकी बतानी होगी, और प्रयोजनशीलता में हमें बच्चों को बताना होगा कि प्रयोजन का मीनिंग क्या है। हम जैसे कि बच्चों कनेक्ट कर सकते हैं, स्कूल में आए क्यों पढ़ते हो, उस टाइम बच्चा क्या जवाब देगा, पास होने के लिए, क्योंकि बच्चे का क्लास में तो यही मोटिव होता है 6ठी 7वीं में, मुझे पास होना है, ज्यादा मोटिव फर्स्ट आना है। इसी तरह से फिर हम बच्चे को यहाँ पे जब दोनों अवस्थाएं हो जाएंगी तो हम ये बताएंगे ये जड़, ये जो हमारी अवस्थाएं है जड़ है, तो जड़ और चैतन्य को हम इससे समझा सकते हैं। और यहाँ पे हम प्राण पद चक्र,
तो इस तरह हम जब कनेक्ट करेंगे तो बच्चा समझ पाएगा और इसको हम बताएंगे विकासशील है। और जब ये प्राणपद चक्र पूरा होगा तो जो प्रथम संक्रमण आता है यहाँ पे गठन पूर्णता होती है, ये इरिवर्सिबल होगा। बच्चे को ये भी हम बता देंगे तो वो अब बच्चा पकड़ पाएगा। अगला फिर हम बच्चे को जीवावस्था दिखाएंगे। जब जीवावस्था में हम बच्चे को सारे जानवर दिखाएंगे, बर्ड्स दिखाएंगे, बच्चा बहुत अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाएगा। जीवावस्था में बच्चे को हम बताएंगे, उसके स्वभाव के बारे में बताएंगे, क्रिया के बारे में बताएंगे कि उनके अंदर वंश केंद्रित होता है। वंश केंद्रित बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा कि जैसे गाय है, गाय के बछड़ा ही पैदा हो रहा है, चिड़िया उसी चिड़िया जैसा बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस तरह से हाथी का बच्चा हाथी जैसा है। हम वंश केंद्रित करके उसको बच्चों को लाएंगे जीवावस्था पे। जीवावस्था से बच्चे को हम अगले पद में ले जाएंगे। यहाँ बच्चे को जीवावस्था से कनेक्ट करेंगे, साथ में इसमें ये कनेक्ट करेंगे, इसमें नई चीज क्या आ गई, जीने की आशा। इनके अंदर जीने की आशा, क्योंकि जब इनको मारता है कोई तो डरते हैं ना, ये बचने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको कनेक्ट करेंगे जीवावस्था तक और बच्चा बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाएगा, या हमारे फैमिली मेंबर भी। क्योंकि एकदम अगर हमने परिवार में ये बता दिया ना, तो परिवार में जैसे मैं पहले आया था तो मुझे कहा गया था भगवा चोला भी लेके जाओ, तो वही हाल हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। अब जब हम ज्ञानावस्था आएंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा और बच्चे के लिए फोकस करना होगा। ज्ञानावस्था में ये सब ज्ञानावस्था की इकाइयां हैं। हम मानव को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं बच्चे को कि मानव है वो ज्ञानावस्था की इकाई है। बच्चे से पूछेंगे जीव में और मानव में ऐसा क्या डिफरेंस है, बच्चा खुद पकड़ेगा उस चीज को, वो बताएगा कि मानव घर बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, ये बना सकता है। वहां हम कनेक्ट करेंगे कल्पनाशीलता और कर्म सतत। जब बच्चा ये चीज कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद हम बच्चे को ये पंचकोटि मानव बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। पशु मानव हम बताएंगे कि पशु मानव जो है वो दीनता प्रधान और हीनता क्रूरता होती है। ये पशु मानव का थोड़ा मैंने लेने की कोशिश की है, क्योंकि वो दीन होता है, अपने काम निकलवाने के लिए ऐसा हो जाता है कि मेरा काम दूसरे से निकल जाए, अपना दुख दूसरे से दूर करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम राक्षस मानव पे आएंगे। राक्षस मानव क्रूरता प्रधान होता है, क्योंकि राक्षस मानव की नेचर क्या होती है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो ये राक्षस मानव की प्रवृत्ति हम बच्चे को दिखाएंगे, विजुअलाइजेशन दिखाएंगे, बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट करेगा। अब थोड़ा सा टिपिकल कहाँ होगा, यहाँ तक हमने कर लिया भ्रांत मानव तक, क्योंकि दोनों आगे आगे जब मानव आएगा तो बच्चे को हमें कनेक्ट करना होगा थोड़ा सा। अब बच्चे की समझ भी बन चुकी होगी। मानव में हम बताएंगे धीरता, वीरता, उदारता, लेकिन धीरता, वीरता, उदारता बताने के लिए हमें उसका मीनिंग समझाना होगा। और ये मीनिंग हम कैसे समझा सकते हैं कि जैसे बेटा लड़ाई हो रही है तो तुम्हारे बड़े भाई आके तुम्हें छुड़ाते हैं और दोनों को अलग करते हैं, किसी को भी पीटते नहीं है, इस तरह हम उसको कनेक्ट करेंगे। जब हम मानव को कनेक्ट कर देंगे और मानव के बारे में हम उसके बारे में स्वभाव बताएंगे, विषय बताएंगे, लेकिन अभी बच्चा घर में उसकी जो वित्तेषणा, पुत्तेषणा, लोकेषणा हम बताएंगे, लेकिन बच्चों को अभी इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे। मानव के बाद हम देव मानव। देव मानव में दया प्रधान होता है और देव मानव दया प्रधान होता है। दया के बारे में बताएंगे बच्चे को थोड़ा सा कि किसी के पास कोई चीज नहीं है, उसको तुम वो अवेलेबल करवा रहे हो। जैसे यहाँ देव मानव है तो उसके पास जज्बा है लेकिन वो ऊपर जा नहीं पा रहा, तो वो उसको ऊपर खींचने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा बच्चे को कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर फैमिली में उसको बताते हैं तो उसको और भी अच्छे से पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये सारी चीजें परिवार के लोग कनेक्ट करते हैं। टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा दिव्य मानव। अब दिव्य मानव परंपरा में नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम आदरणीय नागराज जी को ही दिव्य मानव की तरह देखते हैं। तो हम यहाँ पे दिव्य मानव की उसके बताएंगे कि वो सत्य प्रधान होता है, दया, कृपा, करुणा। क्योंकि दिव्य मानव एक स्पेशल चीज है कि मतलब क्योंकि हम सबका एक क्या है, यहाँ पहुंचना है। हो सकता है 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, कितने भी जन्म लगे, लेकिन पहुंचना तो यहीं पे है। तो इस तरह से हम इसको समअप करेंगे, बच्चे को हम इस तरह से बताएंगे। और अभी मैं पद चक्र में कनेक्ट करूंगा, मुझे एक चीज और बतानी थी। जो प्राण पद चक्र है उससे में पहचानना, निर्वाह करना होता है। भ्रांत पद चक्र है उसमें आंशिक जानना, मानना, पहचानना व निर्वाह करना होता है। देव पद चक्र होता है प्रधान रूप में जानना, मानना, पहचानना व निर्वाह करना। अब यहाँ पे दिव्य पद मैंने चक्र जानबूझ के ऐसे बना के काटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चक्र नहीं है, यहाँ पे पद मुक्ति हो जाती है, चक्र की कोई वो नहीं होता है। दूसरा इसमें मुझे एक चीज जो अभी थोड़ा सा नहीं आई है, हरास वाली बात बतानी है कि भ्रांत मानव है वो जीवावस्था में वापस क्यों चला जाता है। अगर कोई मानव आहार निद्रा भय मैथुन को ही मान के कि इसी में खुशी है, इसी में वो अगर जीता है तो उसका ह्रास होता है। ऐसे ही देव मानव है वो अपनी परिवार की जिम्मेदारियां परिवार में प्रमाणित होने के बाद देव मानव की तरह जीता है।
लेकिन किसी कारणवश उसको वापस परिवार में जाना पड़ा।